Good afternoon, ma'am. Now Good afternoon. you can start now. Good afternoon, students. आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप, ज्ञान के विभिन्न तथ्य और संबंध। आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप, ज्ञान के विभिन्न तथ्य और संबंध। ज्ञान के विभिन्न तथ्य, फैक्ट्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज के जो फैक्ट्स, सबसे पहला है लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज, यानी कि स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान। लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज, स्थानीय एवं सार्वजनिक या सार्वभौमिक ज्ञान। दूसरा है कंक्रीट एंड एब्सोल्यूट, कंक्रीट एंड एब्सोल्यूट, मूर्त और अमूर्त ज्ञान, मूर्त ज्ञान और अमूर्त ज्ञान। थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान। थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान। फिर उसके बाद है कंटेक्चुअल एंड टेक्सचुअल, कंटेक्चुअल एंड टेक्सचुअल, परिचयात्मक ज्ञान और लिखित ज्ञान। लिखित ज्ञान और लिखित ज्ञान भी कह सकते हो, लिखित ज्ञान और लिखित ज्ञान। फिफ्थ है स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल, स्कूल के अंदर का ज्ञान और स्कूल के बाहर, यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक विद्यालय द्वारा ज्ञान और अनौपचारिक वातावरण के द्वारा। ज्ञान और शिक्षा, जहां ज्ञान होगा वहां शिक्षा का विकास होगा, और जहां शिक्षा होगी वहां ज्ञान का विकास होगा। तो विदाउट ज्ञान और शिक्षा के हम इस मानवीय विकास के महल की नींव नहीं रख सकते। इसकी मानवीय विकास का जो भव्य महल है, उसका जो नींव है, उसके विकास की नींव है, वो ज्ञान और शिक्षा है। बिना ज्ञान के शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती और बिना शिक्षा के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान के द्वारा हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान के विभिन्न तथ्यों की चर्चा करना एक तरह संगत सत्य है तथा एक शिक्षक को इसका संज्ञान होना अनिवार्य है। इस कथन के औचित्य को सिद्ध करने के लिए ये समझना परमावश्यक है कि ज्ञान की शिक्षा में उपादेयता किन किन रूपों में है तथा इसकी शिक्षा में क्या आवश्यकता एवं महत्व है। ज्ञान के कौन कौन से कार्य हैं। ज्ञान को समग्र रूप से समझना एक कठिन कार्य है, इसलिए विद्वानों द्वारा इस ज्ञान को उसकी विशेषताओं, प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं स्वरूप के आधार पर विभाजित कर दिया गया है, जिससे ज्ञान की प्रक्रिया को सरलता से समझा जा सके और प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्रियाओं एवं व्यवहार के माध्यम से अपना मूल्यांकन कर सके कि उसको किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। क्योंकि किसी भी ज्ञान को अगर हम समग्र रूप से जानना चाहते हैं तो उनको तथ्यों को भी हमें संक्षेप में जानना जरूरी है।
जिससे हम तथ्य अगर पता चल जाए तो हम इसका विभाजन कर सकते हैं, और विभाजन करने से हम ज्ञान के समग्र रूप को जान सकते हैं। अदरवाइज ज्ञान के समग्र रूप को जानना बड़ा कठिन कार्य है। इस संबंध को पृथक रूप से भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। ज्ञान एवं शिक्षा का संबंध पूर्णतः घनिष्ठ है, ये एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि जहां ज्ञान होगा वहां शिक्षा का विकास होगा, और जहां शिक्षा है वहां ज्ञान का विकास होगा। इस प्रकार मानवीय विकास के भव्य महल को की आधारशिला शिक्षा और ज्ञान है, ये उसकी नींव है। हम किसी भी व्यक्ति का अगर विकास करना चाहते हैं तो ज्ञान और शिक्षा उसकी नींव है, उसकी आधारशिला है। शिक्षा के अतिरिक्त ज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी है, जिनके बारे में अब हम विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। सबसे पहला हम आता है स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान। ज्ञान के सार्वभौमिक पक्ष यानी कि यूनिवर्सल नॉलेज एवं लोकल नॉलेज। लोकल एवं यूनिवर्सल नॉलेज स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान से आशय ज्ञान की उन मान्यताओं एवं नियमों से है जिन्हें हम सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है या स्थानीय रूप से हम उसको स्वीकार करते हैं। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति तथा परंपरा का ज्ञान स्थानीय ज्ञान है। जो हमारी परंपराएं हैं या जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको हम स्थानीय स्तर का ज्ञान कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति एवं परंपरा समान नहीं होते, बल्कि हर राष्ट्र के हर क्षेत्र में परंपराएं और संस्कृति भिन्न भिन्न होती है, इसलिए इसको हम स्थानीय ज्ञान की संज्ञा देते हैं। और जहां तक हम यूनिवर्सल नॉलेज सार्वभौमिक ज्ञान की बात करते हैं, जैसे 2+2 2+2 4, ये एक यूनिवर्सल नॉलेज है जिसको हम भारत में क्या हर भूभाग में इसको मान्यता प्रदान की जाती है। तो सार्वभौमिक ज्ञान के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि ये इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहली तो आती है वैलिडिटी, वैधता। जो यूनिवर्सल ज्ञान है उस ज्ञान में वैलिडिटी का होना बहुत जरूरी है, वैधता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ज्ञान को हम अनुसंधानों द्वारा, रिसर्च प्रयोग द्वारा, एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसकी सत्यता को सिद्ध कर सकते हैं या सिद्ध किया जा चुका होता है। तो उस ज्ञान को सार्वभौमिक ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। ज्ञान की सार्वभौमिकता का प्रमुख जो पक्ष है वो उसकी वैधता है, उसकी वैलिडिटी है। यदि उसकी वैलिडिटी या वैधता को उस ज्ञान से निकाल दिया जाए तो यही ज्ञान सार्वभौमिक पक्ष में नहीं किया जा सकता। भौमिक ज्ञान की वैधता का होना बहुत जरूरी है, वैलिडिटी का होना बहुत जरूरी है। वैलिडिटी हम केवल रिसर्च के माध्यम से या एक्सपेरिमेंट करके उसकी सत्यता को सिद्ध करके हम निकालते हैं। जो निष्कर्ष निकलता है उसे हम यूनिवर्सल नॉलेज कहते हैं, उसे हम सार्वभौमिक ज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहला तो सार्वभौमिक ज्ञान यूनिवर्सल नॉलेज का पहला पॉइंट है वैलिडिटी, वैधता। सेकंड पॉइंट है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। ज्ञान में निहित रिलायबिलिटी ज्ञान का एक सार्वभौमिक बनाता है, क्योंकि रिलायबिलिटी के बिना कोई भी ज्ञान सार्वभौमिक नहीं हो सकता। जो ज्ञान अनुभवजन्य होता है, यानी कि व्यक्ति के अनुभव करने पर उसके समानता का अनुभव होता है, ये ज्ञान विश्वसनीयता की श्रेणी में आता है। जैसे आकाश नीला, आकाश का रंग नीला है, तो ये अनुभव करने पर समानता के निष्कर्ष पर निकलता है।
एक होती है विश्वसनीयता, लेकिन कोरी विश्वसनीयता पर भी, कोरी रिलायबिलिटी पर भी हम इसको यूनिवर्सल ज्ञान की संज्ञा नहीं देते। विश्वास भी प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब विश्वास के अनुभव को समानता मिल जाती है, समानता का निष्कर्ष हो जाता है, तो उसे हम यूनिवर्सल नॉलेज का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि आकाश का रंग नीला होता है, तो इसमें सबकी विश्वसनीयता में समानता है, इसका निष्कर्ष जो निकला वो समान है, तो हम इसे यूनिवर्सल नॉलेज का नाम देते हैं। तीसरा है प्रमाण, एविडेंस। यूनिवर्सल नॉलेज का तीसरा पॉइंट है एविडेंस, प्रमाण। जो ज्ञान प्रमाणिक रूप में होता है, यानी कि जिसकी का एविडेंस होता है, वह सार्वभौमिक ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री है, साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशनिस्ट है, वो ये सिद्ध कर दे, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि छात्रों की जो एक्टिविटी है या जो उनकी सहभागिता है, वो लर्निंग को और इम्प्रूव करती है। यानी कि वो जो लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय एक्टिविटी के द्वारा सीखता है, वो उसकी परमानेंट लर्निंग होती है। वो इसका जो अधिगम शिक्षण है, वो अधिगम शिक्षण उसका परमानेंट रहता है, ये प्रमाणिक हो चुका है। तो इस प्रमाणिक ज्ञान को हम सार्वभौमिक ज्ञान कह सकते हैं, यूनिवर्सल, यानी कि जिसका एविडेंस हो। विदाउट एविडेंस के कोई भी ज्ञान सार्वभौमिक नहीं कहलाता। तो इस प्रमाणिक, जिसका प्रमाण हो चुका हो, जिसको हम प्रमाणित कह सकते हैं। कोई भी साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशनिस्ट कितने सिद्धांत बनाते हैं, कितने सिद्धांत और कितने प्रिंसिपल निकालते हैं, बट जिनको हम प्रमाणित कर देते हैं, उनको हम यूनिवर्सल नॉलेज को के रूप में स्वीकार करते हैं। मैंने जैसे कि एग्जाम्पल बताया लर्निंग का, शिक्षण अधिगम का, कि स्टूडेंट जब लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्टिविटी, लर्निंग बाय कलेक्टिविटी जो सीखता है, या लर्निंग बाय अपनी पार्टिसिपेशन, जो उसका पार्टिसिपेशन होता है, तो जैसे क्वेश्चन पूछना या तर्क के द्वारा, लर्निंग बाय लॉजिक के द्वारा, तो उसका जो ये प्रमाणित हो गया है कि जो लर्निंग वो बच्चा एक्टिविटी के द्वारा करता है या पार्टिसिपेशन के द्वारा करता है या वो अपने अवेयरनेस से करता है, तो वो लर्निंग परमानेंट लर्निंग कहलाती है, बजाय क्रैमिंग करने के, रट्टा लगाने से या केवल सुनने से। तो ये एजुकेशनिस्ट और जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है। तो हम जब उसका प्रमाण आ जाता है, जब हम उसकी एविडेंस आ जाते हैं, तो हम उसको यूनिवर्सल नॉलेज के रूप में स्वीकार करते हैं। फोर्थ पॉइंट है मूर्त स्वरूप, यानी कि रियल फॉर्म। मूर्त स्वरूप, रियल फॉर्म, किसी भी विचारधारा को, विचार संबंधी ज्ञान को सार्वजनिक रूप में लेने में अधिक समय लग जाता है, क्योंकि मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में जो ज्ञान सार्वभौमिक होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि कोई चीज हम देखते हैं, जैसे हमने देखा शेर, तो शेर एक भयानक जानवर है, ये एक जंगली जानवर है, ये पालतू नहीं है। गाय को देखते हैं तो गाय एक पालतू पशु है और ये घरेलू भी है और इसको उपयोगी भी है। तो इस प्रकार हम मूर्त रूप से जो ज्ञान करते हैं, मूर्त रूप से जैसे 5 सेंसेस के द्वारा हम ज्ञान लेते हैं, तो उसको हम सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करते हैं, यानी कि यूनिवर्सल ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये ज्ञान हमारा मूर्त वस्तुओं से संबंधित है। मूर्त वस्तुएं जिन्हें हम 5 सेंस के द्वारा देखते, सुनते और अनुभव करते हैं।
तो उनके द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी हम यूनिवर्सल, हालांकि इनमें हमारा अधिक समय लगता है प्रमाणित करने में, बट जब ये प्रमाणित हो जाते हैं तो हम इन्हें सार्वभौमिक ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर हमारा इसमें पक्ष है नैतिक पक्ष, मोरल एस्पेक्ट। नैतिक पक्ष, मोरल एस्पेक्ट, ज्ञान का मोरल एस्पेक्ट भी ज्ञान को सार्वभौमिक यूनिवर्सल नॉलेज बनाता है। शिक्षा में जैसे आइडलिज्म है, आज एजुकेशन में आइडलिज्म, शिक्षा में आदर्शवाद वैदिक काल से भी प्रभावी था और वर्तमान काल में भी प्रभावी है, क्योंकि आदर्शवाद में वो सभी तथ्य समाहित है जो व्यक्ति की मानवीय प्रकृति से संबंधित है, जो मनुष्य के नेचर से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी ना किसी रूप में नैतिकता का समावेश होता है, यानी कि उनके कोई ना कोई मोरल एस्पेक्ट होते हैं। इसीलिए व्यक्ति नैतिकता संबंधी ज्ञान को भी, जो वो प्राचीन काल से, वैदिक समय से उसको अपनाता आ रहा है, जिसमें सभी तथ्य समाहित हैं, उसको हम सार्वजनिक रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो वो भी यूनिवर्सल नॉलेज का नाम दिया जाता है। फिर है वैज्ञानिक ज्ञान, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज। वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज, विज्ञान से, विषय से संबंधित ज्ञान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है, जिस ज्ञान का प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से सत्य सिद्ध किया जा सकता है तथा जिसे अनुभव जन्य बनाया जा सकता है, यानी कि एक्सपीरियंस के द्वारा, एक्सपेरिमेंटल के द्वारा हम जिस ज्ञान का सत्य सिद्ध कर देते हैं, उसे भी हम यूनिवर्सल नॉलेज की श्रेणी में लाते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस हवा में हल्की होती है, इस तथ्य को सभी स्थानों पर सत्य सिद्ध किया जा सकता है। अतः ये ज्ञान सार्वजनिक या सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। इसलिए वैज्ञानिक जितने भी ज्ञान है उन्हें हम यूनिवर्सल ज्ञान में लेते हैं। उसके बाद है अनुसंधान, रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल ज्ञान का पक्ष, अनुसंधान, रिसर्च। ज्ञान का जो रिसर्च एस्पेक्ट है उसे हम यूनिवर्सल नॉलेज की भूमिका में लाते हैं। ये उसका इम्पोर्टेंट रोल है, यानी कि हम किसी भी ज्ञान को जब उसका रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस रिसर्च में जो रिजल्ट आता है, जो तथ्य आते हैं, जो उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इफेक्टिव रहते हैं और इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं और छात्रों के लर्निंग पावर को और गति प्रदान करते हैं, तेज गति प्रदान करते हैं। इस तथ्य को अनेक रिसर्च के आधार पर सिद्ध कर दिया जाता है। उस रिसर्च को हम यूनिवर्सल ज्ञान में लेते हैं। यूनिवर्सल सार्वभौमिक बनाने में जो हमें सहायता प्रदान करता है रिसर्च, उसे भी हम यूनिवर्सल नॉलेज को का एक मानते हैं। अगला पॉइंट है मूल्यांकन, एवल्यूएशन। मूल्यांकन किसी ज्ञान का विभिन्न सतह एवं मूल्यांकन करने पर एक समान निष्कर्ष निकलता है। उस निष्कर्ष को भी हम सार्वजनिक रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उसको भी हम यूनिवर्सल ज्ञान में एक्सेप्ट करते हैं। इस प्रकार का ज्ञान हमें यूनिवर्सल नॉलेज की श्रेणी में लाता है, यानी कि सार्वभौमिक ज्ञान की श्रेणी में लाता है। जैसे हम कहते हैं कि 5 में माइनस करें 4 तो 1, किसी भी स्थान पर यह सिस्टम में एक जैसा ही परिणाम प्रस्तुत करता है। इस प्रकार का ज्ञान यूनिवर्सल नॉलेज का माना जाता है। ये हमारा है यूनिवर्सल नॉलेज। सबसे पहला वैलिडिटी,
यानी कि वैधता का होना जरूरी है। सेकंड है रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता, और विश्वसनीयता भी वो जिसमें समानता हो, समान निष्कर्ष निकले, समान रिजल्ट निकले। थर्ड है एविडेंस, यानी कि प्रमाणिकता सिद्ध करता हो। फोर्थ है आपका मूर्त स्वरूप, यानी कि रियल फॉर्म। फिर है नैतिक पक्ष, मोरल एस्पेक्ट। फिर है साइंटिफिक नॉलेज, जिसमें हम ज्ञान को साइंटिफिक तरीके से प्रमाणित करते हैं। फिर है अनुसंधान, रिसर्च। फिर है एवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन। ये हमारे 8 पॉइंट है जिनको हम सार्वजनिक सार्वभौमिक ज्ञान की संज्ञा में लेते हैं, यूनिवर्सल नॉलेज। फिर है लोकल नॉलेज, स्थानीय ज्ञान। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि स्थानीय ज्ञान जो है वो रीति रिवाज, परंपराएं पर आधारित है। ये समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होते रहते हैं। एक क्षेत्र में परंपरा और रीति रिवाज अलग है, दूसरे क्षेत्र में अलग है, एक कंट्री में अलग है, दूसरी कंट्री में अलग। तो ये समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। क्षेत्र और देश के अनुसार भी इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो अनेक रीति रिवाज एवं परंपराएं हैं जो एक स्थान पर प्रभावी होते हैं और उन्हें सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। दूसरे स्थान पर परिवर्तन होने पर वह सत्यता और प्रभावशीलता को नहीं माना जाता, या वो संदिग्ध रूप में स्वीकार करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, शक के उसमें देखते हैं। तो ऐसे रीति रिवाज और परंपराएं ये जो है स्थानीय ज्ञान कहलाता है, हमारा लोकल नॉलेज कहलाता है। इसमें पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सांस्कृतिक पक्ष, कल्चरल एस्पेक्ट। सांस्कृतिक पक्ष, कल्चरल एस्पेक्ट। ज्ञान का जो लोकल नॉलेज है, जो स्थानीय पक्ष है, उसमें है कल्चरल एस्पेक्ट, कल्चरल रूल एंड रेगुलेशन। सांस्कृतिक नियम एवं परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराएं एवं नियमों से संबंधित ज्ञान स्थानीय ज्ञान की श्रेणी में आता है। जो भी कल्चरल एस्पेक्ट है वो हमारे यूनिवर्सल में नहीं आते, बल्कि लोकल नॉलेज में आते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से सांस्कृतिक संस्कृति एक जैसी नहीं होती, हर क्षेत्र में अलग अलग होती है। ये स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न स्वरूपों में दृष्टिगोचर होती है। अतः संस्कृति संबंधी ज्ञान ज्ञान का स्थानीय पक्ष माना जाता है। कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो लोकल नॉलेज में आता है, स्थानीय ज्ञान। दूसरा है धार्मिक पक्ष, रिलीजियस एस्पेक्ट्स। ज्ञान का धार्मिक पक्ष में सांस्कृतिक नियम जो थे हमारे, वो धार्मिक से अलग है। ज्ञान का धार्मिक पक्ष भी ज्ञान को स्थानीय बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होती। इस असमानता के कारण धर्म संबंधी ज्ञान को भी हम स्थानीय ज्ञान मानते हैं। स्थानीय सतह पर ही इसको लोकल नॉलेज तक ही रखा जाता है। धार्मिक नियम एवं परंपराएं को निश्चित क्षेत्र में व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया जाता है और दूसरे क्षेत्र में इसका को स्वीकार नहीं किया जाता। अगर हिंदू धर्म जो हिंदुस्तान में माना जाता है वो अमेरिका के अंदर नहीं माना जाएगा, इसलिए इसे स्थानीय ज्ञान माना जाता है। जितने भी धार्मिक एस्पेक्ट है, जितने भी रिलीजियस एस्पेक्ट है, जो भी धर्म संबंधी ज्ञान है, वो स्थानीय ज्ञान ही माना जाता है। नंबर 3, परिवर्तनशीलता, चेंजेबिलिटी। परिवर्तनशीलता, चेंजेबिलिटी। जो ज्ञान समय, स्थान
एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते हैं, वह स्थानीय ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। जैसे सामाजिक मान्यताएं, प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न होती है, अतः सामाजिक मान्यताओं संबंधी ज्ञान स्थानीय ज्ञान की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें परिवर्तनशीलता का गुण विद्यमान होता है, क्योंकि ये चेंजेबल है। जैसे आप शादी की रीति रिवाजों को देखो, हर समाज की शादी की रीति रिवाज भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये स्थानीय ज्ञान में आते हैं। या जो भी धर्म संबंधी वो धार्मिक कार्य करते हैं, वो भी हर समाज का अलग अलग होता है, तो ये भी स्थानीय ज्ञान में आता है। और जो भी कल्चरल प्रोग्राम है, वो भी स्थानीय ज्ञान में आते हैं। फिर उसके बाद है दार्शनिक विचार, फिलोसफिकल व्यू। दार्शनिक विचार, फिलोसफिकल व्यू। दार्शनिक विचार मानव की अपनी तर्क एवं चिंतन प्रणाली द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की फिलोसफी अलग अलग होती है। हर व्यक्ति के अंदर से विचार जो पैदा होते हैं, वो अपने तर्क एवं चिंतन के द्वारा अपनी विचारधारा रखता है। और ये ज्ञान भी सामान्य रूप से, सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता, जब तक इसमें वैधता या रिलायबिलिटी नहीं होती। तो इसमें जो दार्शनिक विचार है, जैसे साम्यवादी विचारधारा है, अब साम्यवादी व्यवस्था है, ये किसी में तो उपयोगी है और किसी में इसको डिक्टेट मानते हैं, डिक्टेटरशिप। तो इसलिए कहीं ये निरंकुश प्रणाली में आता है। तो ये जैसे चाइना में साम्यवादी विचारधारा है और हमारे देश में प्रजातांत्रिक विचारधारा है। तो ये हर देश में, हर राष्ट्र में अलग अलग है। जितनी भी दार्शनिक विचारधारा है, जितना दार्शनिक ज्ञान है, ये हर व्यक्ति या हर राष्ट्र के अपने विचारधारा पर डिपेंड करता है, उनकी स्थानीय भूगोलीय अवस्थाओं के अनुसार। तो इसको भी हम स्थानीय सतर की श्रेणी में रखते हैं, लोकल नॉलेज की ज्ञान में रखते हैं। इसको हम यूनिवर्सल नहीं कह सकते, और क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी फिलोसफी है, वो तर्क द्वारा, चिंतन द्वारा अपनी फिलोसफी को, अपने चिंतन को, अपनी विचारधारा को बताता है, जो कि दूसरे को एक्सेप्ट नहीं है। तो इसलिए इस विचारधारा को भी हम सार्वजनिक रूप से नहीं लेते, बल्कि स्थानीय रूप से लेते हैं। तो ये लोकल नॉलेज में आता है। फिर है परंपराएं, ट्रेडिशंस। जबकि मैंने शुरू में ही कहा है कि जितनी भी परंपराएं संबंधी ज्ञान है, वो स्थानीय स्तर का ज्ञान है, क्योंकि परंपरा विचारधारा एक निश्चित स्थान और निश्चित परिस्थिति में प्रभावी होते हैं और दूसरे में नहीं होते। जैसे भारत में विवाह की परंपरा अमेरिका में होने वाले विवाह की परंपरा से भिन्न है। अतः परंपराएं एक निश्चित स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरे देश को प्रतिनिधित्व नहीं करते, या दूसरे स्थान पर वो प्रतिनिधित्व नहीं करते। हर क्षेत्र में परंपराएं अलग अलग होती हैं। हर स्थान में जैसे ही स्थान परिवर्तन होगा, जैसे ही क्षेत्र परिवर्तन होगा, जैसे ही समाज दूसरा आएगा, तो परंपराएं भी भिन्न हो जाएंगी। तो इसीलिए इतनी विभिन्नता होने के कारण इसे स्थानीय ज्ञान में लेते हैं। जितने ट्रेडिशन है, वो स्थानीय ज्ञान में आते हैं। फिर है सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज। अगला पॉइंट है सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज। यानी कि सामाजिक मूल्य जो है, वो भी स्थानीय स्तर में आते हैं। सार्वजनिक रूप में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारतीय समाज और अमेरिकी समाज के मूल्यों में पर्याप्त अंतर है। हमारे इंडियन सोसाइटी और पाश्चात्य देश में खान पान, रहन सहन सब अंतर पाए जाते हैं। तो सामाजिक मूल्यों में भी, उसके ज्ञान में भी स्थानीय ज्ञान की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो भी स्थानीय ही आएगा, क्योंकि सामाजिक मूल्य परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे समाज के मूल्य व्यक्तिगत मूल्य भी हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपने मूल्यों पे आधारित वो
अपने विचार रखता है, अपना ज्ञान रखता है, तो इसलिए इसे स्थानीय ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। समाज के मूल्य पर्याप्त उसमें अंतर पाया जाता है दूसरे समाज से, तो इसीलिए इसको स्थानीय ज्ञान ही कहते हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं देते। और जो मूल्य है उसमें वैलिडिटी नहीं होती, उसमें रिलायबिलिटी नहीं होती, उसका कोई एविडेंस नहीं होता, कोई वैधता या कोई विश्वसनीयता या कोई प्रामाणिकता नहीं होती, तो इसे स्थानीय माना जाता है। फिर है पर्यावरणीय ज्ञान, यानी कि एनवायरमेंटल नॉलेज। एनवायरमेंट भी, जो पर्यावरण है, वो भी अलग अलग मिलता है। जैसे कई देश है वहां सूर्य ही नहीं उगता, और कई है जहाँ हर तरह का वातावरण है। हमारे देश में आप देखिए, गर्मी में गर्मी होती है, सर्दी में सर्दी होती है, पतझड़ भी आता है, बसंत ऋतु भी आती है, सारी ऋतुओं का समागम समागम होता है। तो यहाँ वर्षा ऋतु भी आती है। कई देश ऐसे हैं, कंट्री ऐसे हैं जहाँ सूर्य के दर्शन कई कई महीने। तो पर्यावरण जो ज्ञान है या पर्यावरण संरक्षण की बातें हैं, वो भी एक निश्चित स्थान और परिस्थिति पर निर्भर है। तो इसलिए ये भी ज्ञान जो है पर्यावरण का, एनवायरमेंटल का ज्ञान जो है, वो स्थानीय ज्ञान में आता है, यूनिवर्सल ज्ञान में नहीं आता। सीमित, जो सीमित क्षेत्र, इसका जो है सबसे बड़ा पॉइंट है कि स्थानीय ज्ञान जो है वो एक लिमिट एरिया में डिपेंड करता है, यानी कि इसका क्षेत्र जो है सीमित होता है। जो सार्वभौमिक ज्ञान है, यूनिवर्सल ज्ञान है, उसका क्षेत्र असीमित होता है, क्योंकि उसकी वैधता है, उसकी विश्वसनीयता है, उसका एविडेंस है, उसकी रिसर्च हो चुकी है, उसके सत्य सिद्ध हो चुका है, तो उसका यूनिवर्सल प्रभाव होता है। बट जो स्थानीय है वो लिमिटेड अपना फील्ड में रहता है, लिमिटेड एरिया तक ही सीमित रहता है। फिर उसके बाद है इसका सीमित मूल्यांकन होता है, यानी कि लिमिटेड एवल्यूशन। इसका जो ज्ञान है, स्थानीय ज्ञान है, इसका मूल्यांकन भी सीमित होगा, यानी कि जो परंपराएं हैं या सामाजिक मूल्य हैं, रीति रिवाज है, या इनका जो हमारे कल्चर है, वो लिमिट एरिया पर डिपेंड होता है। तो लिमिट में ही उसका, जो सीमित में ही उसका मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन जो सार्वजनिक होता है, जो यूनिवर्सल होता है, उसके एविडेंस होते हैं, उसका विश्वसनीयता होती है, उसके प्रमाण होते हैं, उसकी वैधता होती है। तो उसको हम, उस पर रिसर्च की जा सकती है, उस पर हम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके उसकी सत्यता सिद्ध करते हैं। तो उसे हम यूनिवर्सल रूप में, असीमित एरिया में असीमित रूप से मूल्यांकन कर सकते हैं। बट जो परंपराएं हैं, कल्चर एक्टिविटी है, पर्यावरण है, और हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे धार्मिक पक्ष हैं, हमारे दार्शनिक विचार हैं, ये लोकल, यानी कि स्थानीय ज्ञान की भूमिका में आते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, सार्वभौमिक ज्ञान एवं स्थानीय ज्ञान।